हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। आज तक के वीडियो हमने किया था अल्कोहल का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ पहले हम फिनॉल का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल में एक बेंजीन रिंग होता है, इसमें 3 बाई बॉन्ड है आपका, और ये आपका फिनॉल। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि ये जो हमारा फिनॉल होता है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि ये जो हमारा बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है ये। दैट इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है? क्योंकि आपने प्लस आर इफेक्ट पढ़ा था। प्लस आर इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस, मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस में क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ देगा बेंजीन रिंग को, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मतलब बेंजीन हमारा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होता है। नेक्स्ट है आपका ये जो ऑक्सीजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसमें जितने भी कार्बन है सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। वन मोर थिंग, ये जो आपका यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये जो आपका सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर? बिकॉज अब ये लोन पेयर यहाँ डीलोकलाइज होता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ एक टाइम पे सिंगल बॉन्ड भी होता है, सेकेंड टाइम आपका दूसरे टाइम में यहाँ पे पाई बॉन्ड हो जाता है। तो अगर किसी पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? उसको पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। क्लियर है? तो ये आप इतना कंपाउंड। नेक्स्ट है, देखो ये जो हमारा फिनॉल है, इसमें अगर हम चाहेंगे कि कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल, कोई दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाके यहाँ पे इजिली ऐड हो जाए, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो ध्यान से देखो। ये हमारा क्या है, एरोमेटिक जो हमारा बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। ये भी क्या है, माइनस चार्ज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है। आने वाला ग्रुप के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो रिपेल होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इजिली ऐड नहीं हो पाता यहाँ पे। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, नो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यहां इजिली नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक बहुत इजिली हो जाएगा। इजी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रोफाइल आके जल्दी क्यों ऐड हो जाए? इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये जो हमारा बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है ड्यू टू ये प्लस आर इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसमें जो भी कंपाउंड हमारे इलेक्ट्रोफाइल है वो आके इजिली ऐड हो जाएंगे। अब कौन कौन से पोजीशन पे ऐड होंगे वो देखो। ये जो पोजीशन होता है जिस जहां बेंजीन रिंग में कहीं भी कोई ग्रुप ऐड हो जाता है, उसके दोनों एडजेसेंट को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो ये हमारा क्या है? ऑर्थो। और ये भी आपका क्या हो जाएगा? ऑर्थो पोजीशन। ये क्या होता है आपका? मेटा। और ये भी आपका क्या होता है? मेटा पोजीशन। ये क्या होता है? पैरा पोजीशन। तो जब हम इसका मैकेनिज्म, मतलब एक साथ रेजोनेंस देखेंगे, फिनॉल का रेजोनेंस बनाएंगे, तो आप देखोगे कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आता है, मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं जाता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल जो आके बेंजीन रिंग में ऐड होना चाहेगा वो कहाँ ऐड होगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे हाई होता है, तो इसीलिए जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा बेंजीन में, वो कौन से पोजीशन पे होगा? ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे होगा। क्लियर है? मेटा पे नहीं होगा। चलो, तो ये हमारा था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट फिनॉल। अब इसके हम प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ देख लो, अब इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चलो, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो प्रिपरेशन में 4 से 5 मेथड हम देखेंगे। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फिनॉल आप कहां से बनाना है? पहले आपको फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। देखो, तो क्लोरोबेंजीन हमारा क्या है? ये है। बेंजीन के ऊपर आपको क्या लगाना है? एक क्लोरीन लगाना है। ये आपका क्लोरोबेंजीन है। हम इसमें क्या करते हैं? बेस का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जैसे NaOH और KOH का। NaOH और KOH का। तो ये क्या होगा? ये माइनस प्लस, ये यहाँ आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे RCl में क्या होता था? RCl, OH माइनस आता था, ये बैक साइड से अटैक करता था, ये ग्रुप यहाँ से निकल जाता, तो ROH बनता था।
और Cl माइनस बाहर चला जाता था। सेम यहाँ होगा, ये आएगा यहाँ अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। बट ये रिएक्शन इतना सिंपल नहीं है जितना ये रिएक्शन एलिफैटिक में जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो बहुत सिंपल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड है ये, एज वेल एज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बहुत हाई है, उसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि ये जो हमारा है न्यूक्लियोफाइल है, माइनस चार्ज है, और आप देखते हो इसके पास भी लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर है इसके पास। तो ये क्या कर सकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल सकता है, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये यहाँ अटैक इजिली नहीं कर पाएगा। आप इसका जो डिटेल इंफॉर्मेशन है कि वाई हेलोअरीन मतलब क्लोरोबेंजीन डू नॉट पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका आप चैप्टर है अल्काइल हैलाइड हेलो अल्केन हेलोअरीन, उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पूरा का पूरा एक वीडियो वहाँ पे मैकेनिज्म से भी बताया गया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों इजीली नहीं होता है। तो आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। चलो ठीक, अभी अगर सिंपली ऐड नहीं हो सकता तो हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई रखना होगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो रिएक्शन नहीं होना होता है वो भी इजिली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका टेम्परेचर है वो है 623 केल्विन के अप्रॉक्स आपको टेम्परेचर लेना होता है, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर जब आप लेते हो तब ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ प्रेशर है वो हो जाएगा 300 एटमोस्फियर, 300 एटीएम। तो इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पे जब आप NaOH के इसमें ऐड करते हैं तब ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पहले क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फेनोक्साइड आयन बनेगा। ये डायरेक्ट फिनॉल नहीं बन जाता, ये पहले बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फेनोक्साइड आयन। इसको सोडियम का सॉल्ट, अगर पोटेशियम होगा तो पोटेशियम का सॉल्ट, जो मेटल होगा उसका सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस साथ में आ जाए तो उसको सॉल्ट बोलते हैं। तो दिस इज योर सोडियम सॉल्ट ऑफ, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फेनोक्साइड। तो सोडियम फेनोक्साइड बनता है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, एसिड डाल देते हैं, कोई भी एसिड डाल सकते हो, HCl H2SO4। तो क्या होता है, ये OH माइनस यहाँ से H ले लेता है और ये बन जाता है आपका OH, दैट मीन्स फिनॉल। बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ से, तो देखो ये एसिड का जो पार्ट है कोई नेगेटिव पार्ट रहा होगा। अगर Cl है, जैसे HCl लिया होता है, H यहाँ चला गया, Cl इसके पास आ जाएगा। तो सपोज करो हमने HCl लिया है एसिड के फॉर्म में, तो NaCl, तो जो भी नेगेटिव पार्ट होगा वो Cl के पास चला, Na के पास चला जाएगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन के पास चला गया। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब आपको मैकेनिज्म यहाँ 12th के लेवल पे नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको मैकेनिज्म जानना जरूरी है फॉर द हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो मैं यहाँ मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करूंगा, अब इसको पहले नोट कर लो। छोटा मैकेनिज्म है, सिंपली वे में आप समझ जाओगे। चलो ये हो गया। तो मैकेनिज्म के लिए हम क्या करते हैं वो देखो, हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, आके यहाँ पे अटैक करता है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आके यहाँ अटैक किया। अब ये अटैक करता है तो क्या होता है, ये जो हमारा है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड तो पहले बना चुका है ये कार्बन, 1 2 3 और 4। तो ये क्या करता है, जैसे ही 5th बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड पाई को इधर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये, यहाँ माइनस आ जाएगा OH और Cl। अब देखो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी लो हो गई। तो ये क्या चाहेगा, वापस से अपनी स्टेबिलिटी वापस बनाना चाहेगा। तो ये क्या करता है, वापस यहाँ पाई बॉन्ड बनाता है और Cl को बाहर निकाल देता है, ठीक है। इससे पहले होगा क्या, डायरेक्ट ऐसा नहीं होता, ये बॉन्ड यहाँ आता है, ये बॉन्ड यहाँ आता है, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाता है, तब रेजोनेंस होगा। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इसका फुल मैकेनिज्म देखना है तो आपको देखना होगा हेलो अल्केन वाला चैप्टर। वहाँ पे एक वीडियो है जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक इन हेलोअरीन, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल रहा है क्या, लेकिन और हो क्या रहा है, ये जो OH माइनस वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, यहाँ से H निकाल लेता है, H निकालता है तो यहाँ माइनस और Na प्लस, और फिर वापस इसमें एसिड डालते थे तो बन जाता था हमारा फिनॉल। क्लियर है। तो मैकेनिज्म सिंपल वे में है, आप यहाँ डायरेक्ट अटैक करो, लेकिन ये रेजोनेंस यहाँ करवाओगे, फिर इसको यहाँ अटैक करोगे, फिर यहाँ, तब डीलोकलाइज होके होगा। तो डीलोकलाइज होने के बाद भी रिएक्शन ऐसा ही होता है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ शिफ्ट करेगा, निकल जाएगा। तो मैं डीलोकलाइज वाला स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड मेथड। तो हमने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना लिया, बहुत सिंपल है। आपको NaOH लेना है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई रखना है। सिंपल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होता है।
नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन। आप बेंजीन से भी क्या कर सकते हो, फिनॉल बना सकते हो, फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन में हम पहले ऐड करेंगे ओलियम या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या फिर इसके प्लेस पे आप रख सकते हो ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, H2S2O7, ठीक है। अगर आपने H2SO4 या फिर ओलियम को लिया तो यहां से मिलेगा आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा आपको, यहां से मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हमें बेस ऐड करना है, NaOH अगर आप ऐड कर देते हो तो यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में आप पहले बेस ऐड करते हो NaOH, ठीक है। NaOH जैसे ऐड करते हो यहाँ से क्या बनता है वो देखो ध्यान से, सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ये है SO3, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और इसके पास आ जाएगा Na+, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम एसिड डाल देते हैं, तो ये माइनस क्या करेगा, H+ ले लेगा और Na क्या करेगा, इसका नेगेटिव पास के पास चला जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, ये SO3 यहां से बाहर निकलता है और ये बन जाता है फिनॉल। तो इसको हम ऐसा 2 बार ना लिख करके डायरेक्ट हम यहां से ऐसे कर सकते हैं कि दोनों स्टेप को एक ही साथ लिख सकते हैं। SO3H है, हमने क्या किया, 2 स्टेप में रिएक्शन कराया, तो एक स्टेप में हमने पहले क्या लिया, बेस लिया है NaOH, दूसरे स्टेप में हमने क्या लिया, एसिड लिया। तो ऐसे लिख देते हैं तब भी ये डायरेक्ट बन जाएगा। आप 2 स्टेप अलग अलग लिखो या फिर डायरेक्ट एक ही स्टेप में हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर है। तो ये था सेकेंड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो हमने कहाँ से प्रिपेयर किया इसको, बेंजीन से। बेंजीन में आप सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। लेते हो तो पहले सल्फोनिक एसिड बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको हम बेस फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड स्टेप में, मतलब पहले बेस डालना है फिर उसका रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद एसिड डाल देना है उसके पास, कोई भी एसिड आप यूज कर सकते हो। तो क्या मिल जाता है वहां से आपको, फिनॉल। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड मेथड की तरफ। तो हमारा जो थर्ड मेथड है वो है फ्रॉम क्यूमीन। अब देखो क्यूमीन हमारा क्या है, कॉमन नेम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम है। कॉमन नेम आपको आना चाहिए। अगर आप एग्जाम में बोल दिया कि हाउ विल यू कन्वर्ट क्यूमीन टू फिनॉल, तो अगर क्यूमीन का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो जानते हुए भी रिएक्शन गलत आप बना दोगे, या फिर हो सकता है नहीं बनेगा। तो इसीलिए स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर होता है CH3 ये होता है आपका क्यूमीन। तो हम क्यूमीन को क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, O2 के साथ। क्यूमीन का रिएक्शन हम O2 से करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन, जिसको हम एरियल ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन। तो बाय चांस अगर एरो के ऊपर एरियल ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि उसका रिएक्शन हमको ऑक्सीजन के साथ ही करवाना है। तो यहां से आपको मिलेगा क्यूमीन का पेरोक्साइड, क्यूमीन पेरोक्साइड मिलता है। कैसे, ये देखो CH3 है, 2 CH3 है, इस कार्बन पे 2 CH3 लिख दो। ये जो H है इसके बीच में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, इसको बोलते हैं क्यूमीन पेरोक्साइड। क्योंकि पेरोक्सी बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं पेरोक्सी बॉन्ड। और जिस भी कंपाउंड में पेरोक्सी बॉन्ड आ जाता है वो कंपाउंड पेरोक्साइड बन जाता है। तो क्यूमीन पर ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका आगे रिएक्शन हम करवाते हैं H2 मतलब वाटर के साथ भी करवा सकते हो आप, या फिर सिंपली एक सेकेंड, हाँ एसिडिक वाटर के साथ करवाना है आपको, वाटर के साथ करवाना है, लेकिन उसमें क्या डिजोल्व होना चाहिए, एसिड। एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी इसको हम बोलते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है लेकिन एसिड के प्रेजेंस में। एक होता है बेसिक हाइड्रोलिसिस, जिसमें होता है वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं लेकिन बेस के प्रेजेंट में। क्लियर है। तो हमने वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाना है लेकिन क्या होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 प्रोडक्ट मिलेगा और दोनों प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में इसका बाय प्रोडक्ट जो बनता है हमारा वो भी पूछ देता है। कैसे बनेगा, एक तो आपको फिनॉल मिलेगा, ये क्या मिला आपको, यहां से एक फिनॉल मिल गया,
एक ये पोर्शन आपको फिनॉल मिल गया और दूसरा मिलेगा एसीटोन, ये है एसीटोन। तो कभी कभी एग्जाम में एसीटोन भी पूछ देता है कि व्हेन बोलेगा व्हेन क्यूमिन अंडरगो एरियल ऑक्सीडेशन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। एरियल ऑक्सीडेशन से पहले प्रोडक्ट बनेगा क्यूमिन पेरोक्साइड विच ऑन फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जो कंपाउंड बना है पेरोक्साइड उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है, फिनॉल और एसीटोन। तो फिनॉल लिख देगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देगा, तो आपको क्या बताना है वहां पे कि ये फिनॉल के बाद एसीटोन बन रहा है। क्लियर है? चलो, तो ये थर्ड मेथड में हमने कर लिया प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का, जो है फ्रॉम क्यूमिन। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कॉमन नेम इंपॉर्टेंट और एक्चुअली है इंपॉर्टेंट। आपको कॉमन नेम याद होने चाहिए। आप जब भी ऑर्गेनिक कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो कहाँ कॉमन नेम दे देगा, आपको कोई गारंटी इसकी नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा IPSC नेम ही दे। तो कॉमन नेम आपने 100 से प्लस कॉमन नेम देखा होगा, चैनल के ऊपर डाला हुआ प्लेलिस्ट 100+ कॉमन नेम करके, तो आप उसको जाओ अच्छे से देखो, सारे आप नोटबुक में लिखो, उसके बाद आप उसको लर्न कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो एक कॉमन नेम आपको 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दे ऑर्गेनिक का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम फिनॉल बना सकते हैं। क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट? फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर होता है ये, बेंजीन नाम से क्लियर है, बेंजीन तो होगा ही। उसके बाद N2 प्लस और Cl माइनस। इसको अगर एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये जो हमारा N2Cl उसको ऐसे लिखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस, और यहाँ आ जाता है प्लस। यहाँ प्लस क्यों होगा? देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ चौथा बॉन्ड बना रहा है इसीलिए प्लस आ गया। तो आप ये लिखो या फिर ये, तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवा देते हो, मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लो और इसको वार्म वाटर में या गर्म पानी में डाल दो, तो क्या बनेगा? यहाँ से फिनॉल बनेगा, फिनॉल बनेगा। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करना है कि इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो भी पूछ देता है कि यहाँ पे कौन सा गैस बाहर निकलता है इस रिएक्शन। तो गैस है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। N2 पूछ देता है कि आपको कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक प्रोडक्ट आपका A है जो कि फिनॉल है, B भी एक प्रोडक्ट बना है, बाय प्रोडक्ट बोल लो, तो B क्या है? आपको 3-4 ऑप्शन देगा, N2, H2, CO2, वाटर, कुछ भी दे देगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए? N2 गैस। क्लियर है? चलो उसके बाद ये वार्म वाटर करना था आपको, वार्म रखना है, मतलब हीट भी डाल सकते, हीट का सिंबल भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको एक और जानना चाहिए कि ये आखिर बना कैसे। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो हमारा वो इंटरमीडिएट है, वो बन के रहता नहीं, उसको बनाना पड़ता है रिएक्शन करवाते टाइम। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम, क्लोरीन है तो क्लोराइड, और सॉल्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लस और माइनस साथ में है। ठीक है, ये बनता है डायजोटाइजेशन प्रोसेस से। डायजोटाइजेशन क्या होता है वो देखते हैं। जब आप एनिलीन को, अब देखो एनिलीन भी हमारा कॉमन नेम है, तो जब आप एनिलीन को NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो, टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री, मतलब लो टेम्परेचर पे करवाना है, ये कॉन्सेंट्रेटेड लेना है आपको। तो NaNO2 और HCl के साथ जब एनिलीन का रिएक्शन करवाया जाता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन। तो डायजोटाइजेशन क्या है? एक रिएक्शन बोल सकते हैं, एक प्रोसेस बोल सकते हैं। द प्रोसेस इन विच aniline is treated with sodium nitrate and concentrated hydrochloric acid HCl at temperature 0 to 5 degree Celsius. It gives benzene diazonium chloride and this process is called डायएजोटाइजेशन। तो कभी कभी एक नंबर में पूछ दिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डायएजोटाइजेशन रिएक्शन या एक्सप्लेन डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना है और ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक लिख देना है आपको, इधर नहीं लिखना है। ये आगे हम इसका डायएजोटाइजेशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना, ये आगे इसको अप्लाई करके हम दूसरा कंपाउंड बना, लेकिन आपको सिर्फ डायएजोटाइजेशन में सिर्फ ये पोर्शन लिखना है, ये रिएक्शन लिखना है। क्लियर है?
तो बेसिकली हमने जितने भी मेथड थे आपको पढ़ने हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का, 4 मेथड हमने देख लिया। फर्स्ट था फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सेकेंड था फ्रॉम बेंजीन, थर्ड था फ्रॉम क्यूमिन एंड द फोर्थ वन इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। या भी अगर सिंपल ऐसा भी आप समझ सकते हो, सर हम इसको नहीं बोलेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हमने नहीं बनाया, हमने एनिलीन से बनाया, बोल सकते हैं कि हम एनिलीन से भी क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। अगर आपको एनिलीन दे दिया गया है तो आप फिनॉल बना सकते हो। कैसे? एनिलीन को पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आगे उसका वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो तो बन जाता है फिनॉल और N2 गैस। तो फिलहाल इस वीडियो में हम प्रिपरेशन तक ही लिमिटेड रखते हैं, 4 से 5, 4 प्रिपरेशन, सॉरी 5 तो हुआ नहीं, 4 प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन हो चुका है आपका। तो आई होप ये वीडियो जो आपका समझ में आया होगा। मैकेनिज्म भी मैंने थोड़े बहुत जहां आपको समझना था उतना करवाया है। कुछ कुछ मैकेनिज्म इसमें बहुत बड़े बड़े थे, जैसे कि क्यूमिन का जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, तो उसको मैं बाद में जब पर्सनली कोई मैकेनिज्म का प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो उसमें हम लोग करेंगे। फिलहाल आपको 12th में जितने भी पढ़ने थे और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है? मैं उसको आपको रिस्पॉन्स करूँगा उसको, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।